अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब। तो वेलकम हो गया आप लोगों का न्यूट्रल बॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो आप लोगों ने जो हमारी पहली बॉट टॉक को प्यार दिया उसके लिए बहुत ज्यादा आपको हम थैंक्स कहते हैं। तो फिर इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूट्रल बॉट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ है उसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद है उमर भाई और फाहद भाई। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले जाएंगे फाहद भाई के पास। तो फाहद भाई, आज जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज के मैच के बारे में जो है कुछ डिस्कशन तो मैं उमर से पहले इस पॉडकास्ट से पहले कर चुका हूँ और मैंने और उमर ने कुछ पार्ट जो है वो मैच का साथ देखा। तो उस वक्त भी मैं उमर से यही कह रहा था ड्यूरिंग द मैच के एक मिस्टेक पाकिस्तान से ये हुई कि इन्होंने जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक हम लोगों को पेसर के साथ जाना चाहिए, सीमर के साथ जाना चाहिए, वो तो चीज़ को तो थोड़ा सा इन्होंने ऑप्ट किया, लेकिन इन्होंने मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हुई कि इन्होंने सीमर तो ऐड कर दिया लेकिन गलत बंदे की जगह ऐड किया। आसिफ अली को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। आज उसकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से जो है वो महसूस की गई ड्यूरिंग द मैच। और आल्दो वसीम जूनियर वाज द राइट ऑप्शन, उसने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। ही डिड वेरी वेल इन द बॉलिंग एंड द बैटिंग एज वेल। उसने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन अगेन मेरा ये पॉइंट था कि हैदर अली को हम लोग एलिमिनेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि वो बैटर अच्छा नहीं है, उसने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, लीग में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके साथ या तो बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा या तो खुद स्ट्रेस में है या वो इस नंबर पे खेल नहीं पा रहा या उसकी यहाँ पे जगह नहीं बनती। हम तो खैर यहाँ पे जो अपना डिसीजन दे रहे हैं वो यहाँ डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन जो बेहतरीन इस पे जो डिसीजन मेकिंग है वो तो ऑन स्पॉट जो कोचेज हैं, जो आपके टीम मैनेजमेंट है या आपका कैप्टन है, उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एनी हाउ, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज आपको आसिफ की ज़रूरत थी क्योंकि हम पिछले मैचेस में काफ़ी लोगों से ये कहते हुए मैंने सुना है कि जी आसिफ की वजह से मैच हार गए, उसने कुछ नहीं किया। तो मैं उन लोगों को आज ये कहना चाहता हूँ कि आज आप आसिफ के बगैर मैच हारे हो। आज आपके पास आसिफ के अलावा बाकी तो सारे थे और आप सबको बारी का मौका भी मिला। इवन कि आप देखो ना, आपका शाहीन तक आके उसने बैटिंग की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी बैटर्स को मौका नहीं मिला। तो एनीवे मैं यहाँ पे पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा जिम्बाब्वे की टीम एफर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैच जीतने के बाद उसको जिस तरह सेलिब्रेट किया उससे बाकी अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने इसके लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट की हैं और वो कितने मतलब इस मैच को जीत के कितने एक्साइटेड थे। चले, ये तो अभी हमने फाहद भाई का मौकफ ले लिया और फाहद भाई का मेन फोकस जो है वो इसी बात पे था कि हम आसिफ अली की वजह से मैच हारे चूंकि वो टीम के अंदर नहीं था। मेरा भी बिल्कुल यही पॉइंट है कि शायद हम मैच इसी वजह से हारे हैं कि आसिफ अली। अब आप लोग ये पूछेंगे कि भाई खाली एक बंदे की वजह से हम लोग कैसे मैच हार गए, जब वो टीम में था तो ना वो परफॉर्म कर रहा था और कुछ नहीं। तो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। अगर आप देखें जितना शादाब ने छक्का मारा और उसके बाद वो दोबारा अगली गेंद में दोबारा छक्का मारने के लिए निकल गया, वो यही प्रेशर था। इनको पता था कि जो हमारा डिफरेंस है 10-20 का वो हमने कवर करना है, नीचे कोई हीटर नहीं है हमारे पास जो आके इस चीज को कवर करेगा। तो मैं भी फाहद भाई की बात को बिल्कुल उनके से एग्री करूंगा। तो अब हम उमर भाई से इस बात के ऊपर मौकफ लेते हैं कि उमर भाई का क्या मौकफ है, कि उमर भाई क्या समझते हैं कि क्या ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हार्ट ब्रेकिंग है हम सब के लिए। ऑब्वियसली जो हमारी वहाँ पे टीम मैनेजमेंट है, हमारे प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी ये इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जैसे हमजा ने और फाद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से आपको अपने एनालिसिस दिए हैं तो उनको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम लोग, ठीक है, आसिफ अली नो डाउट ही इज़ अ वेरी हार्ड हिटर बैट्समैन है वो हमारी टीम में। आफ्टर शाहिद अफरीदी और इन लोगों के बाद हमारे पास अगर कोई हार्ड हिटर में पोजीशन पे उस नंबर पे खेल सकता है तो दैट इज आसिफ अली। बात यह है कि हम लोग आसिफ अली की बैटिंग पे 130 स्कोर पे भी रिलाई कर रहे थे। ये यहाँ पे इस चीज को हमें रिलाई नहीं करना चाहिए था। हमारी जो ओपनिंग थी, थर्ड डाउन फोर्थ डाउन, हमने मैच को वहां तक फिनिश करना था, एंड तक नहीं लेकर आना था।
यहाँ पे नो डाउट जो हमारी बॉलिंग थी वो बड़ी अच्छी रही, हमने जो चेंजेस की वो भी बहुत अच्छी थी। आल्दो रिस्ट्रिक्ट करके तो हमें इजीली मैच को जीतना चाहिए था, वन साइडेड हो जाना चाहिए था ये मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन ये नहीं हो सका। क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है, लेकिन मेरी बस पाकिस्तान की मैनेजमेंट से और टीम से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी होप्स को हाई रखें और अपने एंड पे जो आपके पास चीजें हैं उसको कवर करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक हमजा भी मैं सोच रहा था कि जो हैदर अली है उसको अगर आपने खिलाना है तो या तो आप उसे ओपनिंग करवा लें, बाबर वन डाउन आ जाए, या उसकी अगर इस तरह ये पांचवें छठे पे कोई पोजीशन नहीं बनती। नहीं नहीं, बिल्कुल क्या इसी कहते हैं? बात के ऊपर हमने पिछली वीडियो के अंदर भी हमने यही डिस्कस की थी कि हैदर अली जो सा है वो टाइम करके खेलता है, टाइम लेके खेलता है, वो जाते साथ ही स्लॉक शॉट्स नहीं खेल सकता। तो बिल्कुल मैं उमर भाई से एग्री करूंगा, चले ओपन ना सही, उसको वन डाउन ले आए, टू डाउन ले आए, लेकिन अगर उसको आप मिडिल ऑर्डर में ला के जो सा उसको कहेंगे कि जाते साथ ही आप स्लॉक शॉट्स खेलना शुरू कर दें तो ये हैदर अली के साथ भी ज्यादती है। लेकिन अगर अब हम चले स्टार्ट से पूरा हम चले, ये तो हमने एक अपना अपना पॉइंट बता दिया, फाद भाई ने, मैंने और उमर भाई ने एक ओवरव्यू बता दिया कि जी हमारे ख्याल में एक ये पॉइंट था। लेकिन अगर हम स्टार्ट से, चूंकि हमें अब स्टार्ट से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान चूंकि जिम्बाब्वे से आ रहा है तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो हमें देखना है कि हमने कहां पे गलती की है। तो अगर हम इस चीज को बिल्कुल स्टार्ट से देखें, अगर हम पावर प्ले में देखें तो जिम्बाब्वे ने अपने पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, हम उसको इस तरीके से हमने पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया अगर हम पावर प्ले को पावर प्ले के साथ कंपेयर करें। लेकिन आल्दो हमने बहुत अच्छा कमबैक किया, जिसमें वसीम जूनियर को पहले ओवर में मार पड़ी थी, लेकिन जब वो अपना दूसरा ओवर उसने किया अच्छा किया और हारिस रऊफ ने भी आके विकेट ली। जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये 160-70 तक मैच बहुत आराम से जाएगा, लेकिन हमने इनको 130 तक जो है वो कंस्टेन किया, तो बहुत अच्छा था। लग रहा था कि हमने कमबैक किया तो था कि हम इसको इजीली चेस कर जाएंगे। और जहां तक मुझे जो लग रहा है ना कि वो शाहीन की थोड़ी सी मुझे बॉलिंग का लग रहा है, अगर उससे पेस नहीं निकल रही है तो वो जो से शॉर्ट लेंथ पे करे या गुड लेंथ पे करे। अगर आप उसको देखें, उसका जो पहला ओवर था उसमें उसको मार पड़ी है, लेकिन जब वो दूसरा ओवर करने आया पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में, तो उसने पीछे रख के जो है ना वो अपनी बॉल की है, थोड़ा सा उसने बॉल हिलाई है, तो आप देखें कि बहुत अच्छी सीम हुई है। तो अब बॉलिंग के ऊपर जो है ना, ये तो भी मैंने आपको स्टार्ट से, चूंकि मैंने कहा स्टार्ट करेंगे तो ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर हो गया, तो बॉलिंग के ऊपर ही फिलहाल हम रहते हुए फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर जो है एनालिसिस लेते हैं फाद भाई से और उमर भाई से। तो फाद भाई आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह आपने बात की पावर प्ले के यूटिलाइजेशन की, तो मैं हमेशा से जो है प्री मैच डिस्कशन में, पोस्ट मैच डिस्कशन में मैं ये बात करता रहता हूँ कि पावर प्ले पाकिस्तान को अभी तक यूटिलाइज करना नहीं आया, और वो किस तरह करना है वो आज जिम्बाब्वे ने आपको बता दिया। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि एक बड़ी से बड़ी बॉलिंग साइड पे भी आप प्रेशर डाल सकते हो। मैंने आज पाकिस्तान की बॉलिंग साइड को प्रेशर में देखा है, इवन इन फ्रंट ऑफ जिम्बाब्वे। हालांकि हम लोगों के लिए वो मैच, वो एक तरह से आधा पाकिस्तान ये समझता था कि ये मैच तो हमारा ही है, ठीक है। लेकिन जब आपके 2 से 3 ओवर उन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइज किए हैं, स्टार्ट में कुछ बाउंड्रीज तो मुझे ऐसे लगेंगे जैसे वो फ्री में उन्होंने बाउंड्रीज दी हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पावर प्ले ऐसे यूटिलाइज होता है, और इस तरह से आपके बॉलर्स पैनिक हो सकते हैं। आप क्या है, कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो, आप उसको पैनिक कर सकते हो अपने पावर प्ले के यूटिलाइजेशन से। आपको नजर आया कि जहां पे पावर प्ले को 2 से 3 बॉलर यूज करते हैं, उसने अपने चारों सीमर्स यूटिलाइज किए। किस वजह से यूटिलाइज किए कि वो खुद परेशान हो गया था। दूसरा, हमजा ने बात की शाहीन की, कि शाहीन अभी अब खुद से उस पावर में या उस जगह पे रिपोजिशन अपने आप को नहीं कर सका जो वो इससे पहले वर्ल्ड कप में था। अभी भी लास्ट मैच में 132-33 तक गया था, अभी भी वो कोशिश करके आई थिंक 136-137 तक आ गया है, लेकिन उसने बहुत कोशिश की आज विकेट लेने की, वो नहीं ले सका। वो 3 ओवर में विकेट नहीं ले सका। चौथे ओवर्स में उसके फेस एक्सप्रेशन से नजर आ रहा था कि ही इज ईयरली वेटिंग फॉर द विकेट। और यही बात उस टाइम मैं और उमर इकट्ठे ही मैच देख रहे थे, मैंने उमर से यही बात की थी कि ये पैनिक हुआ हुआ है, तो उमर कह रहा था कि नहीं ये लास्ट 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स लेगा। तो मैंने कहा होप फॉर द बेस्ट। तो ये मुझे थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, लेकिन अब अगर उसको 2 मैच इकट्ठे खिला लिए तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा है ना, या तो रेस्ट दिया जाए या आप उसको मजीद खराब कर लेंगे, क्योंकि आपके पास सीमर्स एनफ हैं। आपको आपकी बैटिंग लाइन की प्रॉब्लम है, आपको सीमर्स की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मुझे बॉलिंग साइड की हमजा ने बात की, शादाब डिड वेरी वेल विद द बॉलिंग, उसने बहुत अच्छा जो है आप लोगों को विकेट्स ले। तो इसी तरह जो है अगर आपके सीमर्स को मार पड़ रही थी तो मेरा ख्याल है
आल्दो ये बात कहना है थोड़ा सा एक अजीब लगेगा आपको, वो भी T20 क्रिकेट में आपको पावर प्ले में ही यूटिलाइज कर लेना चाहिए था स्पिनर, और हमारे पास अभी तक अफरीदी जैसा कोई स्पिनर आया नहीं जो कि अपनी स्पिन में भी थोड़ी ऐसी पेस निकाल जाता है कि वो बॉल लगती स्पिन है पर वो उसमें थोड़ी सी पेस होती है। तो हमें ऐसा बॉलर एक निकालना होगा। मेरा ख्याल इफ्तिखार इज द चॉइस कि उसको थोड़ा सा उस ऑप्शन देते बॉलिंग का। आप नवाज को यूटिलाइज कर सकते थे, नॉट इवन द पावर प्ले के बाद आप उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते थे, लेकिन बॉलिंग पे हम ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था 130 तक, विच इज अ गुड चेजिंग। नहीं बात भाई, हम बॉलर्स को जो है वो अपने क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ देखें हारिस रऊफ ने जैसे अपने आप को प्रूव किया कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आप देखें कि जब हारिस रऊफ जैसे मार पड़ी थी 4th ओवर में, वो हारिस रऊफ को लेकर हारिस रऊफ ने विकेट निकाली, उसने अपने आप को प्रूव किया। हम सिर्फ इस टाइम ये पॉइंट रख रहे हैं कि शहीन जोस है उसको बताया जा रहा है। अगर आप देखें शहीन आगे बॉल फेंक रहा था, अब वही जैसे मैंने बात की कि उसने बॉल को थोड़ा सा शॉर्ट पे रखा, गुड लेंथ पे रख के सीम किया, क्योंकि पेस नहीं थी तो बॉल उसकी मूव हुई है। तो शहीन को ये बताना चाहिए कि आप अगर उसकी पेस नहीं निकल रही तो वो आगे बॉल ना करे, वो थोड़ा सा पीछे रख के यही बात जो है ना, मैंने आज वकारी यूनुस को भी करते हुए सुना, वो बिल्कुल यही बात कह रहा था कि बॉल जो है ना, आप लोग उनको फ्री में जो बाउंड्रीज वाली बॉल्स दे रहे थे, तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छे बॉलर्स भी हो, जब आपको बाउंड्रीज पड़ने लग जाती हैं आप पैनिक हो जाते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। आप कह लें कि दूसरे के ये बॉल में कोर्ट में बॉल डाल जाने वाली बात है कि वो इजीली उसको जैसी स्लो शॉट्स मिल रही हैं वो खेल रहा है बहुत इजीली। देखें ऑस्ट्रेलिया की जो पिच होती है वो आपको पता ही बाउंसी पिच है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो है क्या कहते हैं, आउटफील्ड वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच जो होता है वो बाउंसी होती है, तो हमने आप ये देखें हम बॉल आगे करते रहे, हमने ऑस्ट्रेलिया को जो बाउंस था, जो पड़ के बॉल एकदम से आती है, उसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया। बॉलिंग के ऊपर और फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर हम जो शहीन के ऊपर हम वो उमर भाई से मौका लेते हैं। जी उमर भाई आप देखें जी, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ये पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। हमें जो भी मसला आया है, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में भी देख लें, हमारी बैटिंग का ही मसला आया है। हमारी बैटिंग हमें समटाइम्स वही हमें जितवा भी देती है, वही हमें हरवा भी देती है। तो वेरी वेल एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू गाइस। मैं बस यहाँ पे शाहीन की ये बात करूंगा कि देखें जी, आपने उसको कैरी किया है वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब उसको रेस्ट देना चाहिए, आप उसको लेके चलें। वसीम ने अपना पहला मैच खेला है और मैं कहता हूं कि उसने बड़े अच्छे तरीके से मतलब कि यूटिलाइज किया अपने स्पेल को, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और पेस के साथ बॉलिंग की है। तो बाकी रही बात इसकी हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ नो डाउट लास्ट 1.5 ईयर से पाकिस्तान का एक विकेट टेकर और प्राइम बॉलर है, जिससे पूरी दुनिया के जो अच्छे से अच्छे बैट्समैन हैं वो डरते भी हैं इसको खेलते हुए, क्योंकि इसके पास स्पेस है और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेस पे जो इसको बाउंस मिल रहा है दैट इज एक्सेप्शनल। तो बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग पे किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। कैप्टन ने फर्स्ट 6 ओवर्स में हर फास्ट बॉलर को यूटिलाइज किया बिकॉज दे वर सर्चिंग फॉर सम विकेट्स, दे वर सर्चिंग फॉर 1 or 2 विकेट्स, इसलिए उसने यूटिलाइज किया कि जी मेरे पास 4 सीमर्स जब हैं तो व्हाई नॉट हम वहां पे एक आधा नवाज का ओवर कर लेते, कि वो भी हमारा जो प्लेयर है हमारे लिए हीरो है, वो थोड़ा सा शेकी है। इंडिया के मैच के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हमें रीगेन करने की जरूरत थी। हम वहां पे उससे एक कमजोर टीम तो नहीं अब कहा जा सकता जिम्बाब्वे को, लेकिन चांस हमारे कैप्टन को लेना चाहिए था 1 ओवर करवा के उससे, कि चलो जी वो भी एक अपने रिदम में आता, फॉर्म में आता। तो हम जो हारे हैं वो अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी मिस्टेक की वजह से। रन ऑफ अ बॉल मैच था लेकिन हम उसको कैरी नहीं कर सके। चले अब ये हम वही करते हैं कि अब हम आते हैं, चलें जिस तरह हमने कह दिया कि बॉलिंग में तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, और जिस तरह हमने ओवरव्यू में बताया कि शायद थोड़ा सा हमने बैटिंग लाइनअप के ऊपर या जो हमारी प्लेइंग 11 थी, जो हमारी प्लेइंग 11 थी उधर हमने शायद मिस्टेक कर दी। तो अब अगर हम बात करें बैटिंग की, तो अब हम बैटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले उमर भाई से स्टार्ट करेंगे। तो उमर भाई आप भी स्टार्ट करें सेकंड इनिंग्स। देखिए सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की नो डाउट बाबर और रिजवान, मैं इन पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये बहुत अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के, और आप पाकिस्तान की लास्ट 2 इयर्स की जो विनिंग रेशियो है निकाल लें, इनके ही रन्स हैं। लेकिन बैट्समैन आपको ओपनर हमेशा नहीं जितवा सकते। नो डाउट कि आपके पास मिडल ऑर्डर में बहुत लैकिंग है, टेक्निक की भी है और कुछ शेकी भी है हमारे प्लेयर। ये रिलाई हमारी टीम करती है बाबर पे और रिजवान पे।
अगर उनकी विकेट्स आपको जल्दी मिल जाती हैं तो फिर हमारा मिडल ओवर पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाता, वो आउट हो जाता है जल्दी। मैं बस जो कंडीशन चल रही है, आपके पास जो स्ट्रेंथ है, अगर फखर फिट है तो आई वुड सजेस्ट कि रिजवान के साथ ओपनिंग करे फखर, और मिडल ऑर्डर में जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा बाबर आजम बहुत अच्छे तरीके से उसको चला सकता है। अगर आपके पास पावर प्ले में एक या दो विकेट गिर भी जाती हैं तो अपनी इनिंग्स को स्टेडी करके रन बॉल सिंगल डबल करके लेके इनिंग्स को एंड तक जा सकता है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूं कि पाकिस्तान का, हम सारे बात कर रहे हैं कि T20 में स्ट्राइक रेट मैटर करता है एज कंपेयर टू एवरेज, क्योंकि आपके पास एक तो 6 ओवर का पावर प्ले आता है। जो टीम इस पावर प्ले को यूटिलाइज कर लेती है वो टीम 80% मैच जीत जाती है, अगर वो कुछ ब्लंडर्स ना मारे। तो बैटिंग में मैं बाबर रिजवान के आउट होने पे हमारे पे प्रेशर आ गया, ठीक है। शान मसूद ही इज प्ले वेरी एंकर रोल, उसने अपना प्ले किया, रन बॉल पे गया। शदाब भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन वहां पे जो मैं एक प्लेयर को मिस कर रहा था पाकिस्तान के 2 मैचेस के बाद मिडल ऑर्डर में, दैट इज शोएब मलिक। सीनियर प्लेयर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मुझे हमजा वाहिद की मुस्कुराहट से लग रहा है कि ये थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट देयर रिजर्वेशन रिकमेंडेशन, लेकिन ये है कि अगर वहां पे कोई सीनियर पर्सन होता वो शदाब को बताता कि शदाब आपने छक्का मारा है, गुड, अब आप स्ट्राइक रोटेट करो। मेरा कोई पर्सनल इख्तलाफ नहीं है शोएब मलिक से, और ठीक है मिडल ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस, ऑल्दो एक्सपीरियंस आपका काम आता है, लेकिन हम अगर स्टैट्स पे चले तो ऑब्वियसली शोएब मलिक का और हफीज का ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इफ्तिखार अहमद का है क्या, जो देखें आप यही बात कर रहे हैं शोएब मलिक की जगह में इफ्तिखार अहमद को लेके। नहीं, इफ्तिखार अहमद ने अपना पॉइंट प्रूव किया है सर, आप मलिक को ले जाते तब भी रिजल्ट यही होना था। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है। अब हफीज को पता था कि आगे उसका ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा है और उसका रिकॉर्ड नहीं है और उसके बिना के ऊपर उसको शायद नहीं लेके जाया जाएगा, तो वो उसने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, शोएब मलिक को भी आप रख लेते ना, ये बस अब एक कहने वाली बात है कि शोएब मलिक को होना चाहिए था। अगर शोएब मलिक होता तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस काम आ सकता था, लेकिन अगर हम ये मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है। अगर अब हम इसके ऊपर बहस के ऊपर आएंगे स्कॉट के ऊपर, तो फिर तो बहुत ज्यादा चट्टे कट्टे खुल जाएंगे कि इसको भी होना चाहिए, पॉडकास्ट बन सकता है बिल्कुल कि इसको भी होना चाहिए था, इसको भी होना चाहिए था। फिर तो मैं ये भी कहूंगा कि आजम खान को भी होना चाहिए था, तो वो तो एक बहुत बड़ी अलग से एक डिबेट आ जाएगी, तो उसको भी नहीं छेड़ते हैं अभी। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो मैं खुद उमर भाई से सहमत करता हूं कि हमने पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया। बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने, अगर हम देखें तो उन्होंने अपना बहुत ज्यादा टाइम लिया, लेकिन फिर भी वो शॉट्स कोई इतना भी आप कह नहीं सकते कि क्लासी शॉट्स भी उनकी लग रही थी, जा रही थी। देखें, वो आपको भी पता है कि हर प्लेयर पे एक बैड पैच आता ही आता है। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के ऊपर जहन में एक ये बर्डन आ गया कि अगर मैं नहीं चलूंगा तो नीचे भी कुछ नहीं होगा। ये एक गलत है उसके जहन में। अगर देखें बाबर आजम और रिजवान नहीं चल रहे तो नीचे फिर भी शान मसूद कोई एंकर इनिंग्स खेल रहा है, और नवाज ने भी आपको पता है कपल ऑफ मैचेस हमें जितवाए थे, एशिया कप में जितवाया था, ट्राई सीरीज में जितवाया था। जी फात। अच्छा चलें, आप कंटिन्यू कर लें, फिर मैं नहीं आप कैरी ऑन करें प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ आफ्ताब इकबाल भी नजर आया दूसरी या तीसरी नंबर पे, और बाकी जो है ना हमारे व्यूअर्स समझदार है, मैं इस किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता। मैं कुछ बैटिंग साइड पे अपने कमेंट्स दूंगा। कुछ उमर ने जिस तरह बात की फखर जमान की, मैं उससे मतलब थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि फखर इज नॉट द ऑप्शन। अभी हमारे पास फखर ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर हम फखर को किधर खिलाएं? फखर इज इंजर्ड, फखर इज नो मोर विद द टीम। तो नहीं देखें, मैंने बात की अगर वो फिट है, अगर वो फिट है। नहीं देखें, फहद भाई की बात को मैं जो सा है वो थोड़ा सा और जो सा है ना वो सेकंड करता हूँ, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर मैं आपको रीजन बताता हूँ। जिस तरह उमर भाई ने कहा कि जी फखर को होना चाहिए, फहद भाई ने इससे इख्तलाफ किया, मैं भी इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मैं एक पॉइंट के साथ रख के। उमर भाई ने कहा कि आप फखर जमान को ओपन करवाएं, बाबर आजम वन डाउन है। अगर बाबर आजम वन डाउन आएगा तो शान मसूद और इफ्तिखार अहमद भी नीचे आएंगे। आपको पता, मैंने जैसे बताया था कि ये मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, बाबर आजम ये एक ही टाइप के प्लेयर है, तो आप तो फिर भूल जाए कि नीचे स्लोक शॉट्स होंगी, फिर तो आपको आशिक को नहीं चाहिए। मैं शान मसूद पे आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि अगर आपने मुल्तान सुल्तान के कुछ मैचेस देखे हो तो उसमें शोएब मकसूद और शान मसूद ओपन करते रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस करंट लाइनअप पे ये आपको कहना चाह रहा था कि मतलब अगर आप बाबर को वन डाउन लाना चाह रहे हो तो आप शान मसूद को रिजवान के साथ ओपन शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ओपन करते थे। हाँ, ओपन क्यों नहीं करते? करें ओपन ना।
क्योंकि देखो दोनों की बॉन्डिंग मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से बेहतर होगी, उन्होंने लीग मैचेस इकट्ठे खेले हैं, ठीक है, और शान मसूद और की मुल्तान आपको सुल्तान को जितवाया भी है इन्होंने। जितवाया भी है, और शान मसूद की फॉर्म आपको देख के पता लग गया ना, उसने 2 मैचेस खेले, दोनों में उसने बहुत अच्छी मतलब इंडिया वाले मैच में भी आपको एक उस पॉइंट पे पहुंचा दिया कि आप कह सकते हो कि ये हम लड़के हारे हैं। एंड सेम विद द प्रीवियस मैच, इसमें भी उसने कोई बुरी इनिंग्स नहीं खेली, इनिंग्स अच्छी खेली है। वो एक लेकिन अच्छा वो स्टंप तो हो एक गया, स्टंप हो गया ना वो। मेरे हिसाब से T20 में 20 to 30 की रन के दरमियान जो रन होता है ना, उस पे जो भी प्लेयर आता है जो मतलब 25 करे, 26 करे, 20 to 30 की तरह जो प्लेयर जो है अगर वो रन कर गया है तो वो अपना पार्ट प्ले कर गया है, अब बाकियों को खेलना है। अब लेट्स सपोज अगर हम उसी पे आ जाएं, इफ्तिखार पे आ जाएं, इफ्तिखार से नहीं हुआ कोई मसला नहीं, शादाब ने अच्छी इनिंग्स खेली, फिर आप उसके बाद कहें वसीम जूनियर, उसने हमें ये एहसास दिलाया कि मैं एक ऑप्शन था इंडिया के मैच के लिए भी, मैं बॉलिंग में भी कर सकता हूँ, बैटिंग में भी कर सकता हूँ, ठीक है। नवाज बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उससे पता नहीं मेरी हमजा से पोस्ट मैच डिस्कशन हो रही थी, हमजा कह रहा था कि उसने शॉर्ट उधर से ठीक खेली, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा सा नहीं। एतराज था कि वो थोड़ा सा पैनिक कर गया। नहीं शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा पैनिक कर बिल्कुल वो गया। ठीक है। क्योंकि फात भाई वो पता है क्या, क्योंकि मिड ऑन जो है वो अंदर था और मिड ऑफ बाहर था, तो वो उसने मिड ऑन के ऊपर से ही शॉट खेलनी है। एक्चुअली वो बॉल गलत असेस कर गया या जो भी है, शॉट में वो पावर नहीं लगी या पावर हिट नहीं उससे हो पाया, बेशक उसने शॉट ठीक खेली हो, लेकिन वो या फील्डर प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी या फील्डर ने अपने आप को फौरी तौर पर पीछे लेके गया उस कैच पकड़ने के लिए, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन वो थोड़ी सी वहां पे वो उसको मैं टर्निंग पॉइंट समझता हूँ। दूसरा शाहीन को आप देखें तो उससे मैं उसमें शाहीन के रन क्योंकि जो उस बॉलिंग एंड पे दूसरा बैट्समैन था उसके साथ, वो ऑलमोस्ट अपना दूसरा रन कंप्लीट कर चुका हुआ था, ऐसे ही है। रन आउट तो शाहीन हुआ है, लेकिन उसमें शाहीन की गलती नहीं है, वो ये कि बॉलिंग एंड वाला जो बैट्समैन था, आई थिंक उसके साथ वो था वसीम जूनियर था, वो जब बॉलर ने बॉल थ्रो किया तो वो आधी क्रीज क्रॉस कर चुका हुआ था, वो आधी पिच पे आ चुका हुआ था, तो वो रन पूरा कर सकता था। लेकिन शाहीन को अगर हम ये कहें कि जी उसने रन पूरा नहीं किया, तो मेरा ख्याल थोड़ी सी उसके साथ ज्यादती हो गई। मेरे ख्याल से ना मोहम्मद नवाज के ऊपर ब्लेम बनता है और ना ही शहीन शाह अफरीदी के ऊपर रन के ऊपर ब्लेम बनता है। मेरा एक आपसे एक इख्तलाफ है। जी उमर भाई। देखिए जब आपको रन बॉल इक्वेशन रिक्वायर्ड है, आपके पास विकेट्स भी हैं, ठीक है, तो क्या जरूरत थी, अगर तो उसने चांस लेना था नवाज ने तो प्रॉपर लेता, 4 बॉलों में 4 चाहिए था, वहां पे वो एक चांस ये भी ले सकता था, यार मैं गैप में निकाल के 2 बना लूं, मैं तीसरी या दूसरी बॉल पे जो सेकंड लास्ट बॉल है उस पे मैं चांस ले लूं, अगर उस पे आउट भी हो जाता तो पाकिस्तान के पास जीतने के लिए मैच 1 रन चाहिए, 2 चाहिए थे, 1 पे आप ड्रा भी कर सकते थे। तो नवाज को भी थोड़ा सा सोचना होगा कि वो टीम के साथ चल रहा है, वो एक टीम का ऑलराउंडर है, मेन प्लेयर बनता जा रहा है, सारा प्रेशर ही मोहम्मद बेचारे मोहम्मद नवाज पे ना डाल रहे। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन लेकिन नहीं, वो देखो मुझे लगा वहां पे कोई पैनिक थोड़ा सा, क्योंकि मतलब इतना हाई वोल्टेज मैच नहीं था, लेकिन ये मैच बन गया था। ये इनको पहले तो ये कॉन्फिडेंट खेलते रहे, लेकिन इस स्टेज पे आके इनके लिए जीतना जरूरी हो गया था, या शायद ये समझ बैठे थे उस स्टेज पे जिस टाइम नवाज ने हिट किया, ये समझ बैठे थे कि यार ये मैच अब अपने हाथ में है, जिसकी वजह से वो है 6 की तरफ या किसी बाउंड्री की तरफ जा रहे थे कि बस अब इसको जितनी जल्दी हो सकता है फिनिश करें। मैं इसमें थोड़ी सी एक वो मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था वो जिम्बाब्वे कैप्टन ने जो 4 रोका था ना, मेरे ख्याल से वो जो 1 रन था ना, वो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट है। ऐसे ही है। मैं इसमें ना एक चीज कोई मुझे वो ऑब्जेक्शन नहीं है, हमजा ने बिल्कुल अच्छी बात की है, और ये वाकई था वो 1 रन से ही हमारे हैं, 1 रन से ही आ रहे हैं। मैं इसमें ना एक चीज ऐड कर रहा था कि हमारे पास बेंच में उस वक्त नसीम शाह भी था, हारिस रऊफ भी था, हमें शाहीन की जगह हारिस रऊफ को भेजना चाहिए था, ही फिट था वो, और शाहीन का जैसे फात भाई भी आपको बता रहे थे कि जी वो डबल रन लेने के लिए वसीम पहुंच चुका था, वो ऑलमोस्ट अभी आधी पिच पे भी नहीं था, गैम्बल भी हुआ था थोड़ा सा मिर्जावे के विकेट कीपर से, हारिस रऊफ होता माइट भी उसने भी हिट्स वगैरह मार सकता है, ठीक है। आपके नोट प्लेयर्स को अगर आप देखें सारे सर्कल में आ गए थे। तो एनी हाउ हमजा भाई हमने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बैटिंग को भी बॉलिंग को भी। तो अब मैं सबसे पहले तो हम जो एक मेन बंदा बोल रहे हैं वो है सिकंदर रजा। देखिए सिकंदर रजा ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान से अपना रिवेंज तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक वो चीज उसके दिल में थी कि मैं हराऊं, चूंकि जैसे आप सबको पता है कि भाई मुंडा सियाल कोटी है, तो इस वजह से सिकंदर रजा, चूंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता मेरी और फात भाई की, तो इस बारे में सिकंदर रजा के बारे में तो बहुत पहले से, कोई 1-2 साल पहले से इसके ऊपर काफी ज्यादा हमारी बातचीत हुई है। सिकंदर रजा
पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलना चाह रहा था, लेकिन उसको पाकिस्तान की हाई अथॉरिटीज ने उसको कहा था कि आप 2 साल डोमेस्टिक खेले। और ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी एक इंटरनेशनल टीम से दूसरी इंटरनेशनल टीम स्विच करते हैं तो 2 साल का गैप होता है। लेकिन उसमें यह था कि आपको पता है जिस तरह का पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, तो वो अनसर्टेनिटी थी कि इसको बाद में चांस देते हैं तो के नहीं देते हैं। लेकिन सिकंदर रजा का मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा था कि उसने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को ही आगे कैरी ऑन किया। और मेरा और फहद भाई का भी यही था कि सिकंदर रजा का डिसीजन अच्छा है। तो सिकंदर रजा के ऊपर हम फहद भाई से और उमर भाई से लेते हैं मौकफ। तो पहले फहद भाई आप बताएं। सिकंदर रजा को तो आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी ना जो पावर ऑफ लीग क्रिकेट का बताना चाह रहा हूँ। नो डाउट कि सिकंदर रजा इज एक्सेप्शनल, बहुत ज़बरदस्त खेला वो। उसने आज अपनी जो है जिम्बाब्वे में मौजूदगी का जो है वो अंदाज़ा जिम्बाब्वन बोर्ड को भी दे दिया होगा कि वाई आई एम हेयर एंड स्टिल सपोर्टिंग जिम्बाब्वन टीम। और दूसरा, अगर मैं जो पावर ऑफ लीग क्रिकेट की बात कर रहा था उसमें अगर मैं बात करूं, आप भूल रहे हैं ब्लेसिंग मदर अवानी को, ठीक है। और पावर ऑफ लीग क्रिकेट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान में आके रिजवान की कैप्टनसी में मुल्तान सुल्तान के साथ खेला और उसने अपने ही कैप्टन को आज आउट किया है। एग्जैक्टली, मतलब ये पावर होती है लीग क्रिकेट की। अगर लीग क्रिकेट ना होती तो कहाँ मजरबानी, कहाँ रिजवान, क्या उसको पता रिजवान कैसा खेलता है, क्या उसको पता कि मजरबानी कैसे बॉलिंग करवाता है। कहीं ना कहीं तो उसने किसी रिजवान को जज किया, आउट कर दिया। ये मेरे लिए एक बड़ा एक्सेप्शनल था कि यार बड़े जबरदस्त उसने मतलब जिसकी कैप्टनसी में खेलता है और वो कह लें कि नंबर 1 प्लेयर ऑफ द T20 भी रहा, अभी शायद है भी, उसको उसने बोल्ड किया। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट देना चाहिए जिम्बाब्वेन बॉलिंग को। बल्कि आज मिसबा भी बात कर रहा था, ये कहता है कि हम जब भी जिम्बाब्वे के साथ खेले हैं हमें उनकी बैटिंग से कोई मसला नहीं था, हमें हमेशा से जिम्बाब्वेन बॉलिंग से जो है ना वो हमेशा खतरा रहा है। और आज बॉलिंग नहीं हमें जो है ना वो ये मैच जो है वो हमारे हाथों से मैं आपने लीग क्रिकेट की बात की तो PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। आप ब्लेसिंग की बात कर लें, टिम डेविड की बात कर लें, हैरी ब्रुक की बात करें, ड्योसन की बात कर लें, इसके अलावा भी काफी डेविड मलान, विजय की बात कर लें। तो ये PSL ने इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। PSL की परफॉर्मेंस से साउथ अफ्रीका टीम में वापस आया, कमबैक किया उसने। एग्जैक्टली। तो सिकंदर रजा जिस तरह पाकिस्तान की टीम में हम लोग बाबर आजम को एक बैकबोन कहते हैं, इसी तरह सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की टीम में बैकबोन है। अगर आप उनके जो सुपर 12 के लीग्स के मैचेस थे, ये क्वालिफायर था वर्ल्ड कप का, तो सिकंदर रजा की वजह से ही जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया है। आप इसकी पिछली बॉलिंग देख लें, फील्डर बड़ा एक्सेप्शनल है। तो नो डाउट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। तो मेरे ख्याल से जी हम पाकिस्तान हार गया, कोई बात नहीं, हमें अपने बॉयज को बैकअप करना चाहिए। आगे हमारे मैचेस हैं तो प्रे फॉर। देखिए मेरी सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि सारे जो है ना वो तोपे लेके टीम के ऊपर ना चढ़ जाया करे, हो जाती है। अब वही बात है कि अभी मैं कहूँ कि गलतियों से सीखना चाहिए। और तो हम कहते रहते हैं गलतियों से सीखे, गलतियों से सीखे, गलतियों से नहीं सीखते हैं। लेकिन यह है कि हमें थोड़ा सा टीम को बैक करना चाहिए। कुछ नहीं होता, हार जीत होती रहती है। मुझे तो शायद लग रहा था कि हमारे चले जो भी है प्लेयर से मेरा एक कमेंट ले लीजिएगा। हमारी लास्ट पॉडकास्ट पे किसी मोहतरम ने एक कमेंट किया। जी मैं बिल्कुल उस तरफ आना चाह रहा था, मैं उस तरफ ही आना चाहता। मैं कमेंट्स को एड्रेस करना चाह रहा था कि वो फहद भाई के ऊपर उन्होंने कहा था कि जी कैप्टन जो है वो DRS कैसे ले सकता है। तो मैंने ICC का पूरा देख के उसको बताया भी इसकी डेफिनेशन में कि जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है उसको आप जो है वो चैलेंज कर सकते हो DRS के थ्रू, वो चाहे व्हाइट बॉल हो या नो बॉल हो। जाते हुए हम अब ये देख लेते हैं कि अब देखें सिनेरियो क्या है। लेकिन बात वही है कि दोबारा हम अगर मगर की सिचुएशन में आगे हमें आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अभी उमर भाई आपको पता है क्या सिनेरियो है? मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, पाकिस्तान ऑलवेज पुट देमसेल्फ इन सच अ सिचुएशन जहां पे हमें अपने मैचेस भी जीतने होते हैं और प्रे भी करनी होती है कि या अल्लाह वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। ये तो मैं दुआ नहीं पर दुआ ही कहूंगा। सिनेरियो ये है कि आप अपने तीनों मैचेस अच्छे तरीके से जीते, जो हो गया सो हो गया। अपने 3 मैचेस जीते और लेट्स प्रे के इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे, जिम्बाब्वे अपना एक मैच हार जाए, तो देन पाकिस्तान विल गो थ्रू इन सेमीफाइनल। होप फॉर द बेस्ट। हमजा साहब दुआ करवा दें जरा। नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे इंशाल्लाह। आमीन। पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है, उसकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? ओवर टू यू फहद भाई। यार मैं तो जो मेरी प्लेइंग 11 लास्ट दफा मैंने प्रेडिक्ट की थी मैच के लिए, आई थिंक उस तरह ही होना चाहिए। वसीम जूनियर को रहना चाहिए,
और हैदर अली को है वो थोड़ा सा रेस्ट कराना चाहिए, आसिफ अली शुड बी इन द टीम। और अगेन मैं कहूँगा कि यार आप ना, मुझे जो फील हो रहा है कि आपके लिए, मेरा नहीं ख्याल नीदरलैंड वाले मैच में कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। आपको अगर मुनासिब लगे तो आप शाहीन को रेस्ट दें और उसकी जगह कोई दूसरा पेसर आप ला सकते हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ बॉलर्स अवेलेबल है, तो दैट शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। आसिफ अली को आप लाएं, हैदर अली को आप एक आधे मैच के लिए रेस्ट दे दें, शाहीन को आप रेस्ट दे सकते हैं, उसकी जगह एक नया पेसर ला सकते हैं। That's it from my side. मेरी प्लेइंग लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि हैदर अली को आप रेस्ट दें। अगर फखर फिट है तो उसकी जगह फखर को खिलवाएं, अगर फखर फिट नहीं है देन आसिफ अली की ही जगह बनती है। और शाहीन को मैं क्यों अपने साथ कैरी करना चाह रहा हूँ टीम के साथ, कि वो ताकि अपना रिदम गेन करे। ठीक है, आपके पास 4 पेसर्स भी हो जाएंगे, स्पिनर्स की भी ऑप्शन है, 1-2 ओवर अगर वो अच्छे कर जाता है तो ठीक है, अगर उसके एक आध ओवर में फेंडी पड़ जाती है तो स्पिनर्स उसके ओवर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे लिए यही है, बाकी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। मेरे ख्याल में फखर जो सा है वो फिट है या नहीं है उसको आप ना खिलाएं, क्योंकि अगर आप उसको प्लेइंग 11 में लाएंगे तो आपका बैटिंग लाइनअप जो सा वो डिस्टर्ब होगा। तो मेरे ख्याल से आप सिंपल रखें, हैदर अली की जगह आसिफ अली को खिलाएं और शाहीन को कैरी करें ताकि वो रिदम में आए। मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आप, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें। तो आपसे अब नेक्स्ट बोर्ड टॉक में मिलते हैं हम, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।